जय हिंद फ्रेंड्स, इस थर्सडे 20th of July 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis which I compile for you, which is very beneficial if you are preparing for civil services examinations. So this video will benefit you definitely, no doubts, no questions, no query if you are preparing for civil services examinations. चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे लाता हूँ उसकी सारी पीडीएफ भी आपको एक जगह पे प्रदान कर दी जाती है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जा करके सारी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और उससे पहले जो हर बार की तरह मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं और उसकी डिटेलिंग देता हूं, वो आज आपके सामने ये रहा। तो 2022 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चंस किया था, उसी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो ये क्या है प्रश्न? तो कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या डाला हुआ है? मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। दूसरा कह रहा है मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। तीसरे में बोल रहा है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। चौथे में क्या कह रहा है? इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। इनमें से कौन सा सही है, यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहले में 1 2 3, दूसरे में 1 2 4, तीसरे में 3 और 4, चौथे में सभी राइट दिया हुआ है। कौन सा सही है आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। आपको बता दें नेक्स्ट डे इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस एक्सप्लेनेशंस के साथ दे दी जाती है। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे आया हुआ है वो 2022 में पूछा था, वो कौन सा है? तो आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये सारे जो एप्स हैं वो किससे रिलेटेड करके हैं यहाँ पे? विच ऑफ द एबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे यहाँ पे रिलेटेड है इन सब ऐप से अगर देखा जाए? तो पहले में क्या दे रहा है? 1 और 2, दूसरे में दे रहा है 2 3 4, तीसरे में दे रहा है 1 3 4 और चौथे में दे रहा है ऑल। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, द हिंदू एडिटोरियल फ्रंट लाइन में ही इसको कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं तीस्ता स्टिलवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिविल चीजों को देखती हैं। तो ये जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मल्टी पर्सनालिटी हैं, देख सकते हैं इनको अभी सुप्रीम कोर्ट क्या किया है? तो इनका जो बेल है ना, जो बेल इनको दिया गया था वो एक्सटेंड कर दिया है, यानी और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे इनको किस केस में अरेस्ट किया गया था, क्वेश्चंस तो यही आ जाता है। तो देख सकते हैं 2002 में गुजरात का जो दंगा हुआ था वहां पर इनको इस दंगे फसाद जो हुए थे, तो ये यहाँ पे एक केस आती है जकिया जाफरी केस। इस केस में बहुत हेल्प करी थी ये, और इसके बाद से गवर्नमेंट को इनके पीछे कुछ क्लू मिला था जिसके कारण गवर्नमेंट उन सबूतों पे इनको अरेस्ट करा था। लेकिन अभी जो बात करी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सटेंशन देते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस इनको मुंबई से अरेस्ट करती है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अगर आपको मैं बता दूं तो इनकी फैमिली में भी इनके माता पिता लॉयर थे, अच्छे परिवार से निकल के आती हैं, वेल एजुकेटेड परिवार से निकल के आती हैं। इनको पद्मा अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी बातें याद रखिएगा। इनके अरेस्ट के बाद पद्मा अवार्ड को रिटर्न करने के लिए भी बातें बोली जा रही थी। दूसरी क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे? 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट इनको एंटरिम बेल दे देता है। एंटरिम बेल यानी एक पीरियड होता है, दूसरा पीरियड, यहां तक आपको मान लीजिए कोई चीजें सजा दी गई है तो यहाँ पे आपको इसी बीच में ही बेल दे देता है। और बेल देने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द बेल भी किया है। तो जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट में ये बातें रिफ्यूज कर दी गई थी, क्या? इनके बेल को लेके कि रेगुलर इनको बेल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट इसको मना कर दिया।
5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरिम प्रोटेक्शंस इनको प्रोवाइड करी है और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन किया है क्या, ये गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का सबसे बड़ा जस्टिस न्यायकर्ता, वो इनके लिए न्याय करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस भी प्रकार से अगर देखा जाए किसी भी जर्नलिस्ट को और किसी भी एक्टिविस्ट को, चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट हो चाहे जर्नलिस्ट, हर प्रकार की चीजें अगर कंसीडर करें तो अभी के डेट में ये देखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविस्ट लोग को बिहाइंड द बार रखा गया है। तो ये इशू निकल के आती है। ये थी सारी डिटेलिंग तीस्ता स्टेलवार्ड को लेकर के। और ये गुजरात राइट की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत सारे लोगों की ये लॉयर बनकर के मदद भी करी थी। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा जो आपको बताया जा रहा है। गुजरात दंगा कब हुआ था? 2002 में। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्लॉसरी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहला वर्ड ही यहाँ पे क्विनक्वेनियल है। इसका क्या मतलब होता है? ऐसी कोई चीजें जो 5 साल में एक बार होती हैं। तो यहाँ पे रिकरिंग एवरी 5 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ हूँ। नुएंस दूसरा टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? तो अंतर, कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं उसको नुएंस बोला जाता है। तो अगर इसका सिनोनिम्स हम देखें तो क्या मिलता है? फाइन डिस्टिंक्शन, सब्टल डिस्टिंक्शन या डिफरेंसेस, शेड, शेडिंग, ग्रेडेशन, वेरिएशन, मॉड्यूलेशन, डिग्री, सब्टली, नाइसली या रिफाइनमेंट। दूसरा जो वर्ड निकल के आ रहा है यहाँ पे वल्नरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई प्रकार से यूज भी होता है। तो इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? दुर्बल, नाजुक, असुरक्षित। और इंग्लिश में देखा जाए तो डेंजर, पेरिल, जियोपार्डी, रिस्क, इंडेंजर्ड, अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड, इल प्रोटेक्टेड, अनगार्डेड। इस प्रकार की चीजों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको सिनोनिम्स के तौर पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बता दें अगर 5 ही 5 वर्ड एक दिन में अगर आप याद कर रहे हैं तो ये आपके लिए बूस्टअप का कार्य करेगा और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी पहुंचाएगा। चलिए देखते हैं पीआईबी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि यहाँ पे डाला हुआ हूँ। तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड क्वार्टर जाकर देखिए कहाँ पे है। उसका मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में उसकी एक ऑफिस खोली गई है रीजनल, याद रखिएगा क्वेश्चंस बन सकता है। होम मिनिस्टर यहाँ पे और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन दोनों एक ही लोगों के पास है, वो हैं देश के कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह। तो ये इनॉग्रेट किए हैं क्या? नेशनल सेमिनार ऑन डिलीवरी ऑफ सीएससी। तो ये जो सर्विसेज है कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये प्रोवाइड करेगी। ये इसके थ्रू चल रही है क्या? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे चीजें चल रही हैं जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगी, याद रखिएगा। ट्राई जो है इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, इससे क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी किया हुआ है। तो वो सारी डिटेलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूपीएससी जो क्वेश्चंस इससे बनाती है, इसलिए बैकग्राउंड में जाकर के इसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे कर क्या रही है, ये क्वेश्चंस है। तो आपको बता दें जो भी देश में नेटवर्क लग रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, नेटवर्क की डाटा किस हिसाब से चल रही है, स्पीड क्या चल रहा है, कॉल ड्रॉप कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें ट्राई चेक करती है। यही चीजें चेक करने के लिए कोने कोने में भ्रमण कर रही है किस प्रकार से डाटा सर्विस और क्वालिटी चल रही है। अब थोड़ा देख लिया जाए ट्राई को, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाता है। तो यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, याद रखिएगा अगर बात करी जाए इसकी। तो रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, और सेक्शन 3 में ये आता है जिसे हम ट्राई एक्ट 1997 में बनाए थे, याद रखिएगा ये। तो ये क्या करता है? रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसी को रेगुलेट करते हैं ये। और इनके चेयरमैन होते हैं इनमें, और नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर। जो चेयरमैन होते हैं फुल टाइम यहाँ पर मेंबर नहीं होते हैं। अगर मेंबर की बात करी जाए तो चेयरपर्सन होते हैं, फिर नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर। तो 2 जो मेंबर होते हैं वो फुल टाइम मेंबर नहीं होते हैं, और नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। तो यहाँ पे दोनों चीजें होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर और 2 मेंबर जैसे होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 2 से अधिक नहीं होते हैं। यहाँ 2 से अधिक पार्ट टाइम मेंबर नहीं होते हैं, एक चेयरमैन होता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे।
ट्राई यहाँ पे बात करी जाए तो एक्ट अमेंड किया गया है ऑर्डिनेंस से यहाँ पे 24 जनवरी 2000 को, और एस्टेब्लिश क्या करती है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। जो केसेस होते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इसके अंदर आकर के सुनवाई कर दिए जाते हैं, और ये एडजुडिकेटरी डिस्प्यूट यहाँ पे फंक्शन करती है, जो भी चीजें इसमें डिस्प्यूट आती है। मिशन क्या है इसका, तो ये नर्चर करेगा किस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर को ग्रोथ किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, अगर तो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वायरमेंट को यहाँ पे लेकर के चला जाए और सही प्रकार से प्रमोट किया जाए कंपटीशंस किस फील्ड में, तो टेलीकम्युनिकेशंस वाले फील्ड में यहाँ पे उस प्रकार से बात बोली जा रही है। टैरिफ, डायरेक्ट टू होम और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, सारी चीजों को इशू ये चेक करती है। 20 नवंबर 1997 की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा है, न्यू दिल्ली में इसकी हेड क्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री है यहाँ पे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसको, तो टेली कम्युनिकेशंस और पोस्टल सर्विस दोनों है यहाँ पे, याद रखिएगा, जो कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है कम्युनिकेशन से। तो ट्राई और पोस्टल दोनों यहाँ पे आ जाती हैं। इसको निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 19 जुलाई 2016 को। तो पहले क्या था, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों एक ही पे था, अब इसको कार्व आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो ये चीजें हैं जो दो डिपार्टमेंट है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, तो हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ये आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। हालांकि ये द हिंदू एडिटोरियल का नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे। कहा क्या जा रहा है कि मशीन जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी भी रोबोटिक की बात कर ली जाए, कोई भी ऐसी मशीन्स की बात कर ली जाए जो कमांड देने पे अपने आप कार्य करने लगती है, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे बात यही बोली जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े बड़े कॉरपोरेट के हाथ में हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। आज के डेट में अगर बात करें तो कोई भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लगभग सर्च आउट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं। अब ये नॉलेज तक बातें नहीं है, कार्य भी आप करा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हम इस प्रकार की चीजें जो देख रहे हैं वो आने वाले समय में वो अभी तो सुरक्षित नहीं है, इस पे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो जो टेक गाइंट हैं ये क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो भी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी फील्ड से कार्य कर रही हैं, उनको अगर बात करी जाए तो इनको कॉमर्शियलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो छूट मिली है ये यही देनी चाहिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रेगुलेशंस बनाने की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे किस प्रकार से अगर कोई कंडीशंस क्रिएट होती है तो हमें किस प्रकार से डील करना होगा, ये भी चीजें यहाँ पर देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल टूल्स की, तो ये मल्टीपल लेवल पे कार्य करता है, जो कि सोचना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसका रिपरकशन कोई लिमिट एरिया नहीं तय करता है। आजकल अगर बात करें तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बम कैसे बनाया जाता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इससे निकलवा सकते हैं। जैसे ओपन एआई कंपनी है जो चैट जीपीटी लेके आई है, चैट जीपीटी। तो ये कंपनी गूगल कंपनी लेके आई है बार्ड। ये इन दोनों की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इनसे हम अगर पूछेंगे तो ये हमें पूरा प्रोसेस ही बता देंगे, किस प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ पे किस प्रकार से हमको बॉम्ब बनाना है, किस प्रकार से हमको बायोलॉजिकल वेपन बनाना है, किस प्रकार से हम किसी का इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से अगर प्राप्त हो जाएंगी तो ये सेंसिटिव डाटा भी लीक होते हुए नजर आएंगे। वही चीजें यहाँ पे बात बोली जा रही हैं जो कि हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, और प्राइवेट टेक जो भी कंपनी है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए
उनको सोलली उनके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है। यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। कुछ न्यूज और फैक्ट्स की बात करें तो 15 लोग की यहाँ पे बिजली लगने से, यहाँ पे बिजली जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उससे इनकी मौत हो गई है। कहाँ पर? तो आपको बता दें, ट्रीटमेंट प्लांट था नमामि गंगा प्रोजेक्ट का अलकनंदा रिवर पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो यहाँ पे इन लोगों की मृत्यु हो गई है, ये भी चीजें याद रखिएगा। राजस्थान एक नया बिल लेकर के आ रहा है कि मिनिमम गारंटी इनकम बिल, यानी देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को एक कुछ फिक्स अमाउंट इनकम के रूप में प्रदान करा जाएगा, और गारंटी इनकम यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही अगर बात करी जाए, ये इस प्रकार का यूनिक सिस्टम एक प्रकार से आ रहा है। ऐसी चीजें अभी तो कोई स्टेट नहीं लेके आई हैं। तो यहाँ पे इलेक्शंस हैं, ये भी चीजें याद रखिएगा राजस्थान में। और राजस्थान के इलेक्शंस को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारा टसल भी चालू है। तो देखेंगे किस प्रकार से ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे मिसिंग नंबर, नया एक एडिटोरियल है, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये मिनिस्ट्री बनाई गई है, किस प्रकार से देश में डाटा चल रहा है किसी भी फील्ड का, वो ये तैयार करती है, याद रखिएगा। तो यही डाटा तैयार करती है ये मिनिस्ट्री, और इसके अंदर जो बॉडी है वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे फॉर्म करी गई है न्यू स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स, तो यह COS यहाँ पे नया फॉर्म किया गया है अभी रिसेंटली इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अच्छा, नया क्यों फॉर्म किया गया है? क्या पहले वाला काम नहीं करता था सही से? नहीं, ऐसी बातें तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे डाटा वहां पे हैं जो डाटा सरकार को भाई ही नहीं। तो यहाँ इसकी वजह से ये सारी इश्यू निकल के आ रही हैं, उनको पुनः ये नई बॉडी, नई कमिटी यहाँ पर बनानी पड़ी। तो ये एडवाइज करेगी क्या ऑफिशियल्स डाटा किसको? तो यहाँ पे सारे के सारे जो हाउस होल्ड सर्वे हैं, हर घर का क्या कंडीशंस है, किस प्रकार का एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स और सर्विसेज पे, क्वालिटी लाइफ क्या जी जा रही है कि नहीं, सारी की सारी चीजें कैरी आउट करेगी। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, ये जो बॉडी है अब यहाँ पे NSO बन गई है, ये चीजें याद रखिएगा। तो इनसे डाटा कैरी आउट करेगी। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? तो ये हेडेड बाय इंडिया फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन, तो इंडिया के पहले जो स्टैटिस्टिशियन थे, याद रखिएगा क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि ये न्यूज में अभी आ गए हैं। तो प्रणब सेन इनका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, और इनको इंडिया का पहला चीफ स्टैटिस्टिशियन भी बोला जाता है। तो ये SCOS जो है रिप्लेसेस ए सिमिलर पैनल सेटअप इन दिसंबर 2019। तो इसको ये 2019 में जो पैनल सेटअप किया गया था उसी को ये रिप्लेस किया है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो जो मिस्टर प्रणब सेन है, यहाँ पे आपको बताया, ये अभी रिसेंटली पैनल को हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं। और जो SCOS फॉर्म किया गया, इसको एक ब्रॉडर एरिया दिया गया है कि पहले जो सीमित एरिया पे जाकर के ये डाटा निकालते थे, अब इनको ब्रॉडर एरिया बोला जा रहा है कि ब्रॉडर एरिया प्रोवाइड किया गया है। हालांकि जो सर्वे होगा ना, वो पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा, यानी अगर ये कंट्री है अपनी, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला एरिया पे इस पे सर्वे कर लेंगे और रिपोर्ट यहाँ पे दे देंगे। 14 मेंबर की बात करी जा रही है पैनल में यहाँ पे, जो कि अभी हैं, पहले 28 मेंबर के आसपास थे। ये सारी चीजें चल रही हैं, मेंबर को घटाने का प्रयास हो रहा है। अब देखिए जो पैनल है उसका टास्क क्या है। तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है SCES, किस प्रकार से एक घर में किस अमाउंट का खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज पे, उसको ये NSSO देखेगा, ये इसका कार्य है। तो अगर NSC और NSO को बैकग्राउंड में जाकर के देखें, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि क्या इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग है। आप देख सकते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है और ये NSO है। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों बॉडी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है।
एनएससी की बात करें तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, फॉर्म किया गया है जनवरी 2000 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एनएससी का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्वेश्चंस किया हुआ है। चेयरपर्सन ऑफ कमीशंस यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो चेयरपर्सन होते हैं कमीशंस के एनएससी के, ये इंजॉय करते हैं कौन से रैंक के मिनिस्टर का, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मेंबर ऑफ द कमीशंस जो होते हैं वो सेक्रेटरी के आसपास की रैंकिंग रखते हुए नजर आते हैं। अगर चेयरपर्सन की बात करी जाए, मेंबर की बात करी जाए, तो इनकी टेन्योर की सिक्योरिटी होती है और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे इंक्वायरी की पावर जो होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सीएसओ की बात करी जाए जो इसी बॉडी के अंतर्गत आ जाती है, तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, तो ये सेटअप किया गया था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 2 मई 1951 को, जब भारत आजाद हुआ था उस समय की सीएसओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चंस बना हुआ है, याद रखिएगा। तो ये किस पार्ट का था, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और दूसरी तरफ जो एडवाइजरी फंक्शंस इसको लेकर के कार्य कर रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीएसओ का नाम यहाँ पर बदल के रखा गया है। पहले नाम क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, लेकिन बाद में पुनः इसका नाम बदल दिया गया और पहले नाम सीएसआई था तो सीएसओ रखा गया बाद में, और ये सीएसओ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी याद रखिएगा। 1954 में सीएसआई से सीएसओ हुआ और इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये भी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो एनएसएसओ है ये एनएसओ बना दिया गया कब, तो 23 मई 2019 को इसको मर्ज कर दिया जाता है। और किसको किसको मर्ज किया जाता है, एनएसओ और सीएसओ को मर्ज करके बना दिया जाता है क्या, एनएसओ, जो कि यहाँ पे मैं दिया हूं। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। दोनों इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, यानी एक जो बॉडी अब बना दी गई है ताकि ये अच्छे से अपना कार्य कर सके। अगर बात करी जा रही है एजेंसी की यहाँ पे, तो हमको मिलेगा सीएसओ जो कि एनएसएसओ, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, इसीलिए ये कमीशंस का निर्माण किया और एनएसओ ऑफिस इसके अंतर्गत लेकर के आई। पहले सीएसओ था फिर एनएसएसओ, यहाँ पे दोनों को मर्ज करके एक ही बॉडी बना दी गई एनएसओ। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन तो बना सकता है, क्या एनएसओ क्या एनएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऑटोनॉमस बॉडी है, याद रखिएगा। और ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से यहाँ पर बनी है, तो ये स्टैट्यूटरी स्टेटस की तरह काम करेगा, वुड रिटेन इट टीथ, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या है इशू, यहाँ पे जो आपको बता रहा हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है उसका सर्वे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो डाटा निकली है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस है, पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड की बात करी जा रही है, वह गिरा हुआ है, जो कि पहले ही मैं आपको बताया, सारा देश का डाटा ये निकाल कर लाता है। तो यही सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे सारा मेजर्स इस्तेमाल करके इकोनॉमिक आउटपुट को यहाँ पे बता रहा है कि क्रिटिकल कंडीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लास्ट सर्वे हुआ था यहाँ पे वो 5 साल के आसपास, तो देखिए 18 और 5 23, तो अब होने वाला है यहाँ पे, इसी को इशू निकल के आ रहा है कि जो सरकार है यहाँ पे वो नया पैनल नया बॉडी क्यों बार बार यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है, क्या उस जो डाटा दिया जा रहा है वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो जो टॉप गवर्नमेंट है यहाँ पे वही डिसक्रेडिट कर रही है ऑफिशियल स्टैटिक्स जो भी डाटा लेकर के आ रहे हैं, और जो डाटा ये दे रही है उसको कहीं ना कहीं अनएक्सेप्ट करते भी नजर आ रहे हैं। तो यही सारी इशू है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। 17-18 के अगर सर्वे को हम देखते हैं तो महाराष्ट्र इंडिकेट कर रहा है अच्छा चीजें चल रही थी, हालांकि डिमोनेटाइजेशन के बाद भी ये चीजें अच्छी चल रही थी, महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रहा। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए दूसरी जगह, तो यहाँ पे बहुत सारी इशू भी निकल के आ रही हैं जो डाटा निकाल के दे रही हैं, सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही हैं क्रेडिबिलिटी। आप ये जो सिस्टम है
इसकी क्रेडिबिलिटी को हैम्पर करती हुई नजर आ रही है। ये सारी चीजें जो आपको बताया। जो पैनल अभी बनाने की बात करी जा रही है SCOS, ये पैनल प्रोएक्टिवली जो है ब्रीच करेगा ट्रस्ट, ऐसा बात बोली जा रही है। जो भी इंडिया में डेफिसिट हो गई है, ट्रस्ट की कमी हो गई है, उसको ये भरता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, तो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है गवर्नमेंट और पॉलिसी जो बनाने वाले उनके बीच में, तो यहाँ पे उसको भरता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, तो ये चेक करेगा क्या यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है और उस हिसाब से हस्तक्षेप करता हुआ नजर आएगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आपको बता दिया मैं किस हिसाब से बैकग्राउंड न्यूज है और क्या आपको अभी के एडिटोरियल में इश्यू चल रहा है, पैनल क्यों नया गठित करी जा रही है, जबकि जो डाटा दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे यही सारी चीजें हैं जो आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखेंगे डिसेबल्ड को क्यों डिनाई किया जा रहा है। वो सारी की सारी डिटेल चीजें आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। एक एक्ट है 1995 में आया था जिसका नाम है पर्सन विथ डिसएबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी राइट्स को और पूरा पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। ये एक्ट जो है बनाया गया था 1995 में, याद रखिएगा। PWD एक्ट के नाम से भी रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है। तो ये क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल, PWD, आज उनको दिव्यांग बोला जाता है। तो यहाँ पे 3% रिजर्वेशन डिसेबल्ड इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए सॉरी, तो यहाँ पे दिया गया है। 3% रिजर्वेशन दे दिया गया है। ये एक्ट 1995 PWD जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 में आया था। क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस एक्ट के तहत बहुत सारी इश्यू आज के डेट में हो रही है। वो क्या, तो रिजर्वेशन ऑफ द सीट यहाँ पे जो दी गई थी C और D क्लास के ग्रुप के लिए दी गई थी, अब जो है यहाँ पे इसको बढ़ा करके क्या कर दी गई थी, यहाँ पे A और B को कर दी गई थी। यानी A, B और C, D जो ग्रुप ऑफ वर्कर होते हैं उनके लिए भी ये कर दी गई है। यानी उनमें भी अगर कोई लोग जाते हैं फिजिकली डिसेबल्ड तो उनको भी प्रमोशंस मिलेगा और जॉब में जो है रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड करी जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं। 3% की सीट तो आपको बता ही दिया, रिक्रूटमेंट में यहाँ पे परसेंटेज के आधार पे दी गई है। पार्लियामेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये इनेक्ट किया था क्या, रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये चीजें थी जो दी गई थी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। ये केस का इस्तेमाल आप कई जगहों पर कर सकते हैं क्योंकि बहुत डाइवर्स केस है। तो यहाँ पे और दूसरे यहाँ पे उन सब को केस को अगर देखा जाए तो रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस की बातें यहाँ पर निकाल ली गई थी, विड्रॉ कर ली गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट इनेक्ट किया है, एप्लीकेबल किया है और इंजॉय ये लोग कर सकते हैं सिमिलर प्रोटेक्शंस फ्रॉम स्टेट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देखिए क्या बातें बोली जा रही हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, और दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो चीजें पार्लियामेंट इनेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं SC ST की राइट्स को विड्रॉ करती हुई नजर आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी किया है। तो जो ट्रेनिंग नंबर है, ये ट्रेनिंग नंबर है, जब जॉब लगती है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो है एक नंबर के तहत आती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्डर नंबर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा 2005 में कि जो रिजर्वेशंस होगा ना वो डिसेबल्ड लोगों को उसमें प्रमोशंस भी मिली जाएगी। ग्रुप A और B में ये बातें क्लियरली बोल दी गई थी। 2016 में फाइनल जजमेंट निकल के क्या आता है कि जो प्रमोशंस है A और B में यहाँ पे ये ग्रांट करी जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इंडिया डिड नॉट मेक एनी एफर्ट। तो भारत का जो 2016 के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट है, इसको प्रमोट करने में यानी प्रमोशन देने में कोई एफर्ट ही नहीं लगाया। किसको, डिसेबल लोगों की बातें बोली जा रही है, उनको लेकर के कोई नहीं। 2017 में सिविल अपील हुई यहाँ पे सिद्धू राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। यहाँ पे ये केस इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें भी यहाँ पे यही बातें बोली गई हैं कि डिसेबल्ड को राइट मिलनी चाहिए, जो कि रिजर्वेशंस प्रमोशंस मिलनी चाहिए। कोर्ट यहाँ पे चैलेंज करता है, यहाँ पे कोर्ट में डिसीजंस इसमें इंदिरा साहानी के केस में, और ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आता है कि यहाँ पे राइट टू एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशंस जो बात करी जा रही है, यहाँ पे ये चीजें मिलनी चाहिए बिना किसी
डिस्क्रिमिनेशंस की। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में ये चीजें मेंशन है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, इसको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे दूसरा ऑर्डर निकाल के लेकर आता है, ये ऑर्डर नंबर है ट्रेनिंग का, याद रखिएगा। और दूसरी चीजें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग 2022 में यहाँ पे क्या बोलता है कि बहुत सारी चीजों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया है जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दी गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फेल होता हुआ नजर आ रहा है, इन्हीं सब चीजों की बातें बोली जा रही हैं। प्रमोशंस में 1996 से 95 से जो एक्ट आई, अभी तक ये चीजें सही तरीके से नहीं लागू करी, यानी जस्टिस जो है डिनाइड करी जा रही है डिसेबल्ड लोग को। तो किस प्रकार से ये जस्टिस होगी, यही सारी डिटेलिंग है जो आपको देनी थी। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिविजिट इंदस वाटर ट्रीटी। इसकी बैकग्राउंड डिटेल भी आपको दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1960 में ट्रीटी होती है। इंदस एक नदी है आपका जो चाइना से निकल के आती है, याद रखिएगा। और ये ट्रीटी एक समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइपेरियन स्टेट जहां जहां पानी जाता है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चीजें हुई। तो जो इंदस वाटर ट्रीटी है ये ना, ये बहुत पुरानी ट्रीटी है और जवाहरलाल नेहरू के समय से ये ट्रीटी चली आ रही है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, क्यों ये न्यूज में है, तो इंडिया जो है डैम बनाने का प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने का बात कर रहा है, जिसके कारण इश्यू निकल के आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यहाँ पे बनाने की बात करी जा रही है। किन ट्रिब्यूटरी पे, तो इंदस, झेलम और चेनाब पे। तो ये रिवर जो कि पाकिस्तान में जाकर के मिलती हैं, पाकिस्तान से गुजरती हैं, उससे पहले इंडिया उससे गुजरती हैं। तो इंडिया से गुजरती हुई नदी ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है यहाँ पे, तो ये हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर जाकर के ये केस उठाया और वहां पे ये केस डाला। लेकिन बात क्या बोली जा रही है, इंडिया यहाँ पे ये डिनाई कर दिया, ऐसी कोई इशू नहीं है। और आप जो केस देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्टेड केस है और आप इस चीज को आपके दायरे में कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे किशन गंगा जो कि झेलम का है, रतले डाम जो कि चेनाब पे है, यहाँ पे बनाने का प्रयत्न कर रहा है। उसी से यहाँ पे पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। क्यों, कि देखिए अगर पाकिस्तान में हम लोग पानी को नहीं भेजते हैं इंडिया से, तो यहाँ का जो लैंड होगा ना वो डेसर्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस घट जाएगी, उनके इनकम घटेंगे। तो हम कहीं ना कहीं इस पे डैम बना रहे हैं ना, तो ये सोच कर बना रहे होंगे कि हमारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से चले। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फोकस कर रहा है इंडिया, जो कि गलत बात भी नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। अब देखा जाए जल्दी से भारत का लोकेशंस, ये कहाँ से रिवर निकल कर आ रही है। तो ये रिवर कुछ इस प्रकार से निकल के आती हैं, जो कि देख सकते हैं आप, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इंदस रिवर है, ये रावी रिवर है, ये सतलज और ये ब्यास, ये झेलम। तो यहाँ पे ये सारी चेनाब, इस प्रकार से जो रिवर है वो निकल के आ रही है और आपका पाकिस्तान में यहाँ पे अरेबियन सी में जाकर के उड़ेल देती है। ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी बैकग्राउंड भी डिटेल देंगे, कम घबराने की जरूरत नहीं। 6 जुलाई 2023 को कोर्ट यहाँ पे डिसीजन पास करता है। कौन सा कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट यहाँ पे पास करता है कि ये जो चीजें हैं ट्रीटी वो बाइंडिंग है, इसको मानिए और आप लोग रिजेक्ट नहीं करिए। लेकिन इंडिया रिजेक्ट करता है इन सब चीजों को। और यहाँ पे कोर्ट जो है, जो इंडिया कर रहा था, कह रहा था कि आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, तो उसको भी कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब इंदस वाटर ट्रीटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 2 में क्या आता है, सतलज, रावी, ब्यास ये रिवर आती हैं जो कि प्रोप्राइटरी राइट्स दी गई हैं ईस्टर्न रिवर के रूप में, किसको, इंडिया को। उसी तरीके से अगर बात करी जाए प्रोप्राइटरी राइट्स मिली है वेस्टर्न रिवर को आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि इंदस, झेलम और चेनाब। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके याद कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान। और ये जो है इसका क्या कोड बनाया जाए, तो हाँ आप बना सकते हैं, हाँ राम ब्याहे सीता, राम ब्याहे सीता बना सकते हैं, RBS। और इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
या CGI याद रख सकते हैं ऐसे। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पाकिस्तान, और जो राम ब्याहे सीता तो राम है तो भारत में ही आएंगे। तो ये इंडिया की तरफ रिवर प्रोप्राइटी राइट दे दी जाती है। इक्विटेबल और दूसरी क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, रीजनेबल यूटिलाइजेशन होगा। ERU दो टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो जो लॉ फ्रेम की गई है ERU और NHR, तो यहाँ पे क्या है ERU, इक्विटेबल यानी बराबर रिसोर्स का इस्तेमाल होगा और कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, जो कि NHR है। तो ये दो टर्म पर, प्रिंसिपल पर यहाँ पे चीजें साइन हुई थी। अब अगर बात करी जाए आगे, तो यहाँ पे जो रैपिड डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, ERU एंड NHR को कंसीडर में रखे, तो दोनों कंट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं इस विश्वास में तो हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कंसिस्टेंट है, इसको लेकर के बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या सजेस्ट किया है आर्टिकल 10 में कि 1997 में जो कन्वेंशन हुआ था वाइटल ह्यूमन नीड्स के अनुसार, यहाँ पर तो यहाँ पे ERU और NHR ये वाइटल नीड है, इनको आप हटा नहीं सकते। 1997 में ये चीजें आई थी, याद रखिएगा ये। तो ERU NHR जो कि बता रहा हूँ बाइंडिंग है, दोनों कंट्री को मानना चाहिए, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कर रहा था, तो वर्ल्ड बैंक जो है यही मीडिएटर का कार्य करा था, अलायंस का कार्य करवाया था। अब थोड़ा जल्दी से इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 56 साल पुरानी ये ट्रीटी थी, पीसफुल तरीके से अपने अपने पानियों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं करेंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, तो ये क्या बात बोलते हैं जो कि सही भी है, बहुत हद तक ये चीजें सही हैं कि देखिए जो पानी है और जो खून है दोनों एक साथ नहीं बह सकते। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये ला करके रखते हैं, क्योंकि जब भी देखा जाए 26/11, जब भी देखा जाए अजमल कसाब, जब भी देखा जाए यहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक, बम ब्लास्टिंग, हर प्रकार के ये इंट्रूजन और अटैक होते रहते हैं इंडिया में। पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे लोग आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे दिल्ली तक, मुंबई तक यहाँ पे अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका प्रूफ भी है, हमेशा पाकिस्तान उन सब चीज को क्या करता है, नेग्लेक्ट करके चला जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रीटी साइन करी गई थी 19 सितंबर 1960 को। और जो साइन किया गया था कौन कौन से, किसके किसके बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू और वहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान जी थे उस वक्त। और जो मिडिल का काम किया था वो वर्ल्ड बैंक किया था। क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा 1960 में 19 सितंबर को ये ट्रीटी हुई थी। इसका क्या फीचर है, तो जो भी आपको बताया, जो तीन तीन रिवर हैं वो ICJ, ये तीन रिवर जो हैं ये पाकिस्तान की कैटेगरी में आती हैं, और राम ब्याहे सीता ये जो हैं इंडिया की कैटेगरी में आती हैं, ये तीन रिवर। तो देख सकते हैं ब्यास, रावी और सतलज ये इंडिया की रिवर है। यहाँ पे परमानेंट बॉडी इंडस वाटर कमीशंस बनाई गई थी कि किस प्रकार से कोई भी इश्यू होगा तो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो रिवर इंडस जो ओरिजिनेट होती हैं चाइना से होती हैं, यह इस ट्रीटी की पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको अभी मैं दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी, चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से जो आपको बनाकर दिया। कोई इश्यू, कोई क्वेश्चंस अगर हो, क्वेरी, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, आपको 1 से 2 दिन के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी की बातें बोली जा रही हैं। तो देश में इतने सारे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिसके कारण यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिला है रिपोर्ट में, रिपोर्ट में ये मिला है 30% ऑफ द टीचिंग पोजीशंस जो है वह खाली है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो 30% अगर जो टीचर ही नहीं रहेंगे, प्रोफेसर्स नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे सीखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, ये वैकेंसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी देश में गवर्नमेंट आती है वो एजुकेशन सेक्टर पे हाथ डालनी चाहिए, तभी जाकर के चीजें स्किल्ड जॉब, स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट हो सकती है। 88% ऑफ द टीचिंग पोजीशंस वेयर वैकेंट, उड़ीसा में खाली है। 88% की बात करी जाए, यहीं पे अगर बात करी जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे 100% वैकेंसी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। यहीं पे जो चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट, इसका इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। वो क्या दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ सैंक्शन वैकेंट फील्ड पोस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे
बातें बोली जा रही हैं। तो क्या है, वैकेंट और फील्ड पोस्ट यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखाई जा रही हैं। तो जो सैंक्शन पोस्ट है वो देखिए कितना है टोटल, यानी इतने लोगों को आपको रखना है जॉब में, उनको जॉब देना है, लगभग 20,000। दूसरी जो है, जो पोस्ट फिल करी गई है यानी जॉब मिल गया है, लगभग 13,000। और जो पोस्ट खाली है लगभग 6,000। तो ये इतनी पोस्टें यहाँ पर खाली हैं। यूनिवर्सिटीज वाइड अगर तोड़ करके देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश में 100%, उड़ीसा में 88 और त्रिपुरा में 50%। इलाहाबाद में लगभग 50% है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है फिर भी 50%, यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी 50% के आसपास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में भी 42%, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी 42%, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इतनी जानी मानी जाती है, अभी रिसेंटली जहाँ पे मोदी जी पहुंचे थे, इसका भी लगभग 50%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की 60%, यहाँ पे हर सिंह और 60%। ये सारी यूनिवर्सिटी है। स्टेट वाइज अगर स्प्लिट करें शेयर ऑफ वैकेंट पोस्ट, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो टॉप 10 स्टेट को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है ये चीजें। तो उड़ीसा की बात करी जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट वाइज यहाँ पे उड़ीसा में 83, मेघालय में 42, ये सारी चीजें चल रही हैं। उत्तराखंड में 41% और जो आपका दिल्ली है 35% के आसपास चल रही है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है जो कि इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कास्ट वाइज स्प्लिट किया जाए कि जो वैकेंट पोस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे है, तो यहाँ पे कास्ट वाइज जनरल का 20 है और एससी का 38 है, यानी सबसे ज्यादा 38% है, और जनरल लोगों का ज्यादा भरा गया है, ये भी देखिएगा यहाँ पे। और ओबीसी का बात करी जाए तो उससे भी ज्यादा 40। ये देखिए ग्राफ कैसे बढ़ रही है, ये ग्राफ। तो ओबीसी का 44%, और यहाँ पे क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का 45%, यहाँ पे क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी जिनको डिसेबल्ड दिव्यांग बोला जाता है 58, और 78% ईडब्ल्यूएस, 71% ईडब्ल्यूएस वाले क्लास। तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाटो का समिट अभी हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वेलिनियस में हुआ है। ये किस कंट्री का कैपिटल है, याद रखिएगा, ये लिथुआनिया का कैपिटल है, याद रखिएगा। लिथुआनिया कहाँ पड़ता है, किससे बॉर्डर टच करता है, ये कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या इशू हुआ है, जो अभी यूक्रेन वहां पर पहुंचा था, फिर भी यूक्रेन को इस नाटो में ऐड नहीं किया गया। तो यहाँ पे सारी की सारी इशू निकल के आ रही हैं। आपको बता दें, नाटो की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे विलिनियस समिट जो हुआ था, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पहुंचे थे और लगाया जा रहा था कि इनको नाटो में मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन चीजें हुई बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो तुर्की के प्रेसिडेंट जो तैयब एर्डोगान हैं, ये यहाँ पे क्या है, तो स्वीडन को भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले इनके विपक्ष में वोटिंग किए थे, लेकिन अभी कह रहे हैं ठीक है इनको भी ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। स्वीडन में अभी रिसेंटली बातें करी जा रही हैं क्या, तो यहाँ पे स्वीडन में इशू हुआ था, वहां पे कुरान को जलाया गया था, जिसके कारण सारे मुस्लिम कंट्री प्रोटेस्ट पे आ गए थे। विलिनियस समिट हुई थी, यहाँ पे जो इश्यू निकल के आ रही है, तो चाइना का यहाँ पे बहुत सारा कोहर्सिव पॉलिसीज भी निकल के आ रहा है, किस प्रकार से चैलेंज और थ्रेट को डील किया जाएगा। अब नाटो को जल्दी से देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड डिटेलिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यह एक अलायंस है जो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस के रूप में देखी जाती है। 31 मेंबर हैं, 29 यूरोपियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन यहाँ पे हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बनाया गया है और वाशिंगटन डीसी में ये ट्रीटी साइन करी गई थी 4 अप्रैल 1949 को। याद रखिएगा, कई बार मैं बता चुका हूं, अब तो आपको याद भी हुआ होगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के आधार पे कार्य करता है। अच्छा, ये क्या होता है, अगर मान लीजिए इसमें 31 कंट्री हैं, इनमें से एक कंट्री के ऊपर रसिया अटैक कर रहा है, तो ये 30 कंट्री मिलकर के इसको नस्तो नाबूद करने का प्लान करेंगी, इससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो यही यहाँ पे चीजें हैं। यूएसए यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है, अगर हम यूक्रेन को अगर ऐड कर लिए तो यहाँ पे सारी कंट्री यहाँ पे अगेंस्ट में हो जाएंगी, किसके, रसिया के खिलाफ, और वर्ल्ड वार 3 यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। उसका भी एक वैलिड और लॉजिक स्टेटमेंट दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे इशू हैं।
ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश रखी गई है। मोटो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ब्रुसेल बेल्जियम में, लेकिन मिलिट्री की हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में। रिसेंटली फिनलैंड को 4 अप्रैल 2023 को ऐड किया गया है, स्वीडन वेटिंग लिस्ट में है, यूक्रेन को अभी ऐड नहीं किया गया है। कुछ न्यूज और फैक्ट्स लास्ट में हैं। 20 जुलाई को अभी इंटरनेशनल मून डे मनाया जा रहा है, आज के दिन याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान भेजा गया है, चंद्रयान 3, जो कि 25 और 23 से 25 जुलाई के आसपास अगस्त के आसपास यहाँ पर पहुंचेगा। ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, नर्सिंग कॉलेज की बात बोली जा रही है। 40% के आसपास डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है, तब कैसे आपका मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कैसे सही होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की डाटा बता रही है ये। इंडिया जो है 7 पॉइंट यहाँ पे क्लाइम किया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यहाँ पे हम लोग 80वें रैंक पे आ गए हैं, पहले 87 था, और अभी भी सिंगापुर यहाँ पे पहला रैंक लिया हुआ है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों का 7 पॉइंट कम हुआ है तो क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा कितना पॉइंट, सबसे टॉप पे कौन है, कौन रिलीज करता है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें, हम लोग 7 पॉइंट खिसके फिर भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो हमारी वीजा फ्री एसेस को अलाउ कर दे। और भी कंट्री, यानी कुछ कंट्री में अलाउ है, उनको छोड़ करके और लोग अलाउ नहीं किए हैं। यूक्रेन यहाँ पे क्या किया है, तो जो कर्च ब्रिज है, कर्च ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट होता है और न्यूज में भी आया है। इसकी सारी डिटेलिंग आपको अभी दे दूंगा मैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन अपने वाटर ड्रोन से कर्च ब्रिज, जो कि रसिया और क्रीमिया को जोड़ता हुआ नजर आता है ये ब्रिज, तो यहाँ पे अटैक किया है। 2000 लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, ताकि कोई भी फर्दर अटैक हो तो इश्यू नहीं हो। आपको बता दें, मेरा ये मानना है कि अब जो है यहाँ पर एक बड़ा वार छिड़ने वाला है, क्योंकि रसिया अपने लोगों को वहां से इवाकुएट कर रहा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे ब्रिक्स समिट होने वाला है, फिर भी वहां पर नहीं जाएंगे। बहुत सारे इश्यू है, उसकी वजह से नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यूएई और तुर्की यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे 50 बिलियन का यहाँ पे डील होता हुआ नजर आ रहा है। एर्डोगन यहाँ पे एर्डोगन तुर्की के यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, और अबू धाबी यहाँ पे, तो किस किस फील्ड में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेस और डिफेंस सेक्टर में। यहाँ पे 50 बिलियन की डील, इतनी इंपॉर्टेंट डील है, याद रखिएगा, बहुत ही लंबी। अब जल्दी से थोड़ा कर्ज जो बता रहा था मैं, तो ये आपका रसिया हो गया, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कर्च स्ट्रेट हो गया, जो कि पासेस होते हैं, नैरो पास होते हैं, जो कि दो लैंड के बीच में ये चीजें होती हैं, इन्हें स्ट्रेट के नाम से हम जानते हैं। तो जो पुल टूटा है, आप देख सकते हैं, यही डैमेज एरिया है। इस पे यूक्रेन जो है बम्बार्डिंग किया हुआ है अपने वाटर ड्रोन से। तो ये रहा लोकेशंस यहाँ पे, और ये रहा यूक्रेन, और ये रहा आपका बम्बार्डिंग, तो जिसके कारण आपको याद रहेगा। अच्छा, ये कौन सा सी है, इस सी का नाम बताइए, इस सी का नाम बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, ये सी ऑफ एजोब है, और ये क्या है, ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब को जोड़ता है ये कर्च स्ट्रेट, याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, याद रखिएगा ये भी चीजें। न्यूज और फैक्ट्स में देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट, तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे 4 बिलियन यूरो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री यूके में अपना सेटअप करने जा रहे हैं, जो कि 40 गीगावाट सेल एनुअली यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बातें हैं। तो कौन कर रहा है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पे, यूके में, किस चीज के लिए, तो यहाँ पे बैटरी सेल के लिए, याद रखिएगा। सुमित अंतिल, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा। F-64 जेवलिन में यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो अभी रिसेंटली पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें इन्होंने 10 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड ही है। तो ये चीजें याद रखिएगा, जो कि चल रहा है सुमित अंतिल का नाम, और रिकॉर्ड बनाते हुए इन्होंने नजर आए हैं, भारत के हैं, याद रखिएगा। प्राइड मूवमेंट की बात है। ये सारी डिटेलिंग आपको देनी थी, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शंस खुला है, वहां से जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।